हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसपी क्लासेस में। आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं कॉलम का डिजाइनिंग किस तरीके से करते हैं। तो एक एग्जांपल मान के हम लोग कॉलम की डिजाइनिंग बाय द लिमिट स्टेट मेथड से कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक सिंपल मेथड की सहायता से हम लोग किसी भी कॉलम की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक 4 मीटर ऊंचे आरसीसी कॉलम के लघु स्तंभ के दोनों सिरे स्थित तथा दिशा में पूर्णतः आबद्ध है। इट मींस कि जो 4 मीटर कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है और उसके दोनों किनारे क्या है, फिक्स्ड है। दोनों एंड क्या है, वो फिक्स्ड है। स्तंभ पर 1500 किलो न्यूटन का अक्षीय भार आ रहा है। इट मींस कि उसके ऊपर से कितने किलो न्यूटन का भार लग रहा है, 1500 किलो न्यूटन का भार लग रहा है। कंक्रीट M20 और इस्पात Fe415 का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, उस कॉलम की क्या करना है, अभिकल्पन करना है, डिजाइन करना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्या चीज गिवन है उस चीज को हम लोग क्या कर ले, लिख ले। तो क्या दिया हुआ है 4 मीटर। इट मींस कि LR इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 मीटर। आरसीसी कॉलम, देन लोड कितना दिया है, अर्थात लोड जो दिया हुआ वो P का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 1500 किलो न्यूटन। क्लियर है। ग्रेड दिया हुआ है, कितना ग्रेड है M20। इट मींस FCKR इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन Fe415, इट मींस Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतने पॉइंट हम लोग को क्या हो गया, गिवन है, ये चीज दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या है कि वो क्या कह रहा है कि उसके जो दोनों सिरे हैं वो क्या है, स्थित और पूर्णतः क्या है, आबद्ध है। यानी कि वो क्या है, दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है। जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके L इफेक्टिव निकालने के लिए फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। तो यदि दोनों किनारे फिक्स हैं तो L इफेक्टिव का मान जो मान होगा, L इफेक्टिव का मान जो होगा 0.65 L होता है। क्लियर है, 0.65 L होगा। तो L का मान यहाँ पर रख लेते हैं, यानी 0.65 इंटू 4 मीटर है, इसको mm में कन्वर्ट किया जाएगा। तो क्या जाएगा, ये 4123 इतना हो जाएगा mm। क्लियर है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2600 mm। क्लियर है। थर्ड स्टेप देखते हैं। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या करते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड के लिए किसी भी लोड को फैक्टोरियल लोड में कन्वर्ट करते हैं। और फैक्टोरियल लोड में कन्वर्ट करने के लिए उस लोड में जो गिवन होता है उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, सुरक्षा गुणांक का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि डेड लोड और लाइव लोड दिया हुआ है, तो इसका जो सुरक्षा गुणांक गामा F होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5 होती है। क्लियर है। तो इस लोड को हम लोग फैक्टोरियल लोड में, इट मींस कि PU इक्वल टू हो जाएगा गामा F इंटू P, और गामा F की 1.5 इंटू P की वैल्यू 1500 किलो न्यूटन है। ये हो जाएगा 2250 किलो न्यूटन। अगर इसे न्यूटन में सिर्फ कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, 10³ का मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है। अब देखिए, इसमें हम लिखते हैं कि अगर कोई कॉलम है तो उस कॉलम में क्या होगा, स्टील होगा। उस कॉलम में क्या होगा, स्टील होगा। तो इस स्टील की मात्रा कितनी है, इसे हम लोग ASC से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट या इन कॉलम। तो एरिया ऑफ स्टील कितनी है, तो ये माना जाता है कि जो ASC है वो लिया जा सकता है 0.8% ऑफ AG, या ले लेते हैं 4% ऑफ AG। इट मींस पूरे उस ग्रेड का कितना परसेंटेज ले सकते हैं हम लोग, 0.8% से लेके कितना ले सकते हैं 4%। क्लियर है। तो हम यहां से मान ले कि हम क्या कर रहे हैं, AG का कितना प्रतिशत ले रहे हैं, 1%। इट मींस हमने लेट कर लिया कि ASC जो है वो 1% है AG का। तो कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 AG, अर्थात ASC का मान इन टर्म ऑफ AG हम लोग क्या कर लेंगे,
फाइंड आउट करना। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहां से देखते हैं एक और फॉर्मूला होता है कि जो होता है एजी जो है वो क्या है, एसी प्लस एएससी, यानी एरिया ऑफ कंक्रीट और एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट। ठीक, अब देखिए यहां से क्या रखते हैं, इसको इससे लाइन करिए, एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एजी माइनस एएससी। इट मींस कि एजी माइनस 0.01, यहां से एएससी का मान हम लोग पुट कर देंगे एजी के टर्म में, तो ये कितना आ जाएगा, एएससी का मान 0.99 एजी, अर्थात एसी का मान भी इन टर्म ऑफ एजी आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप देखते हैं कि अब हम क्या निकालेंगे, जो फैक्टोरियल लोड निकाले हैं इस फॉर्मूले से, इसका एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू रख देंगे तो वहां से एक एजी की वैल्यू आ जाएगी, एरिया ऑफ टोटल ग्रेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या करते हैं, वो फॉर्मूला होता है पी यू आर इक्वल टू 0.4 एफ सी के, 0.4 एफ सी के एसी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग क्या रखते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं, यहां से क्या रखते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद क्या जाएगा, अब देखिए पीयू का मान कितना है, अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ये रख देंगे 2250 इंटू 10 की पावर 3। क्यों, क्योंकि किलो न्यूटन को हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 0.4 एफसीके की वैल्यू कितनी है, लिखे हैं 20 इंटू एसी की वैल्यू निकालिए, यहां से एसी की वैल्यू कितनी है, एजी के टर्म में कितना 0.99 एजी प्लस 0.67 एफ वाई की वैल्यू 415 इंटू एएससी की वैल्यू कितनी है 0.01 एजी इन टर्म ऑफ एजी, यहां पर लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एजी की वैल्यू यहां से आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लिखते चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। तो इस वाले फिफ्थ वाले स्टेप से हम क्या कर लेंगे, एजी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम ये ऊपर का पार्ट मिटा देते हैं। क्लियर। तो ये वाला ऊपर के पार्ट जो 3 स्टेप है हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो ए जो फिफ्थ वाला स्टेप है उससे क्या हो जाएगा, अब हम लोग कर लेते हैं एजी की वैल्यू की टोटल उसका जो ग्रेड होगा, कंक्रीट का जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का ग्रेड होगा वो कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद, ये इस क्वेश्चन को फिफ्थ को सॉल्व करने के बाद जो आपकी एजी की वैल्यू आती है वो आती है 210,280 mm स्क्वायर। क्लियर है। इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, जब टोटल ग्रेड आ जाता है तो मान लेते हैं कि वो सेक्शन कैसा है, सर्कुलर होगा तो आपको डाया मानना पड़ेगा, और रेक्टेंगुलर होगा तो एक फलक मान लीजिए, एक फेस मान लीजिए, दूसरा फेस उसी के कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहां क्या लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि माना यह एक आयताकार स्तंभ है। यहां हम क्या कर लेंगे कि माना वो कैसा सेक्शन है, सेक्शन कैसा है, वो आयताकार, आयताकार खंड है। ठीक। और आयताखंड है जिसकी कौन सी मानते हैं, जिसकी एक या जिसका एक फलक, जिसका एक फलक मान लेते हैं 400 mm है। अब देखिए यदि एक फलक 400 mm हो गया और एरिया रेक्टेंगल का निकालना है, क्या मान करते हैं, बी इंटू डी करते हैं। मान लिया हमने डी मान लिया 400 या बी मान लिया 400, तो यहां से आप डी निकाल सकते हैं, यानी कि एजी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू डी। तो आप अगर डी माने हैं, हमने मान लिया कि डी हम क्या माने हैं 400 माने हैं, ये लेट किया है हमने, डी क्या माना है 400 माने हैं, क्या हो जाएगा 210,280 इंटू 400 इंटू बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 210,280 डिवाइडेड बाई 400। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू जो आ रही जाएगी वो 525.7 mm आएगी। हम इसको मान लेते हैं से, ये थोड़ा सा ज्यादा मान ले 530 mm। इट मीन्स कि आप यहां से देख सकते हैं कि जो आपका सेक्शन बन रहा है, जो आपका सेक्शन बना उसकी साइज आप यहां से आप डिजाइन कर लिए। ये आपने कितना माना था 400, अगर ये 400 होगा तो ये आपका कितना आ गया 530, ऑल डायमेंशन इन mm।
क्लियर है? सारे डायमेंशन कितने होंगे? mm होंगे। तो इस तरीके से आपका एक फेस क्लियर हो गया कि उस क्रॉस सेक्शनल का टॉप की साइज कितनी है। ये बात क्लियर हुई? सबको क्लियर होनी चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं। तो अतः आप स्तंभ की माप लिख सकते हैं कि अतः स्तंभ की माप कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 530 mm है। तो एक पार्ट हम लोग डिजाइन कर लिए। देखिए आपको परेशान नहीं होना है, आप साथ में लिखते भी चल सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं कि अगर आप देख लिए कि एजी आ गया, हमारा एरिया ऑफ ग्रेड आ गया यहां से टोटल, तो अब हम क्या करते हैं कि एजी की सहायता से एएससी निकाल लेते हैं और एसी निकाल लेते हैं। तो कितना होगा ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो आपका पांचवा था, ये पांचवा स्टेप था। नेक्स्ट छठा स्टेप देख लेते हैं, इसको हम क्लीन कर दें। तो अभी आपने देखा कि जो एएससी हम लोग माने हैं, क्लियर है? जो एएससी माने हैं वो कितना हम लोग माने थे? एएससी ध्यान से देखिए, एएससी था वो कितना था? 0.01 एजी था कि नहीं? यही तो पॉइंट था, 0. कितना है? एजी है। तो यहां से क्या करेंगे? एजी की तो वैल्यू आ गई। जब एजी की वैल्यू आ गई तो हम यहां से क्या कर लेते हैं? एजी की वैल्यू पुट कर दे, 0.01 इंटू एजी की वैल्यू पुट कर दे, कितना है? 210,280। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगी 2103 mm स्क्वायर। इट मीन्स टोटल स्टील का जो एरिया होगा वो इतना होगा। क्लियर है? अब टोटल स्टील का तो एरिया फाइंड आउट कर लिए हम लोग। तो यहां से क्या करेंगे कि नंबर्स ऑफ बार भी पता कर लें कि कितने नंबर्स ऑफ बार होंगे। तो नंबर्स ऑफ बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या करते हैं? ये मान लेंगे कि एक छड़ का डाया कितना है। यानी कि हम लोग के लिए लेट कर लिए कि डाया ऑफ बार जो है वो कितना है? 20 mm। यदि 20 mm एक डाया होगा तो उसे मान लीजिए एक छड़ का डाया 20 mm है तो उसका कुछ एरिया होगा। उसका एरिया हम मान लेते हैं कि ये स्मॉल एएससी है। तो ये क्या आ जाएगा? π/4 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेट 314 आएगा, 314 mm स्क्वायर। तो टोटल कितना है? तो नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए एएससी में आप स्मॉल एएससी से डिवाइड कर दीजिए। इसमें 2103 में आप अगर 314 का डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आ रही है? 7 छड़ आ जाएगी। जो भी वैल्यू आ जाएगी वो 7 बार आ जाएगी। अब देखिए, अब हम 7 बार तो दे नहीं पाएंगे, तो 7 बार ना देने के बाद हम क्या करते हैं? 7 तो देते नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल देना पड़ेगा। तो हम यहां से ले लेंगे कि कितनी बार दी जाएगी। मेन जो बार होंगी यहां से हम लोग लिख देते हैं, जो मेन बार होंगी वो कितनी दे देंगे हम लोग? 8 बार देंगे। कितने mm का देंगे? 20 mm डाया। क्लियर है? मेन बार जो देना है हमको वो कितने बार देना है? 8 बार देना है। और उसका डाया कितने होना चाहिए? 20 mm। क्लियर है? अब देखिए, अब डाया अगर हम 20 mm का प्रोवाइड कर दें, डाया हम क्या करते हैं? 20 mm का क्या कर दें? प्रोवाइड कर दें। तो इसके साथ ऐसी अच्छी डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, डाया बना लेते हैं। क्या करेंगे? पहले 4 देंगे, 1 2 3 4। अब देखिए, कहीं भी हम लोग एट रैंडम नहीं दे देते हैं, कहीं भी हम लोग एट रैंडम किसी भी कॉलम में रेनफोर्समेंट नहीं दे देंगे। तो क्या करेंगे? उसको एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाना पड़ता है। तो 8 है, 7 था, इसी वजह से 7 के स्थान में कितने बार लिए गए? 8 बार लिए गए। तो 8 बार ले लिए गए तो हम क्या करेंगे कि सिमेट्रिक देने के लिए 1 2 3 4। अब देखिए चारों डायरेक्शन से सिमेट्रिक है। अब देखिए क्या होगा कि मेन बार प्रोवाइड हो गया। जब किसी भी कॉलम में मेन बार प्रोवाइड कर देते हैं तो वह अपने स्थान से इधर उधर ना भटकने पाए, हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए टाई बार प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? इतना हो गया, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टाई बार कितना डाया का होगा और कैसे लगाया जाएगा ये हम लोग अगले स्टेप में देखते हैं। तो ये आपका स्टेप नंबर 6 था। स्टेप नंबर 6 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं, समझते चल सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? तो अब अगला स्टेप देखते हैं। ये पॉइंट इरेज कर दिया जाए यहां से। तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या हो रहा है कि होगा क्या। अब अगर हम लोग प्रोवाइड कर दिए तो उस मेन बार को बांधने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टाई बार की जरूरत पड़ेगी। जो 7वां स्टेप है हम लोग देखते हैं टाई बार के बारे में कि टाई बार्स क्या है। तो टाई बार्स के लिए क्या करेंगे कि टाई बार्स की डाया निकालने के लिए कंडीशन होती है। क्या होगी? पहला पॉइंट जो है वो लेते हैं कि जो छड़ होगा उस डाया का 4th पार्ट लेते हैं कि उसकी डाया होगा। ठीक है?
तो हम क्या कर लें कि डाया कितना लिए थे, मेन बार का 20/4 तो 5 mm, और बी पॉइंट है आपका मिनिमम 6 mm। इट मीन्स कि यहां से कि 5 mm की छड़ नहीं, हम क्या कर लेंगे यहाँ से 6 mm की छड़ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अतः क्या हो जाएगा, अतः जो टाई बार होगा वो कितने mm का होगा, 6 mm डाया का होगा। क्लियर, 6 mm का डाया होगा। और टाई बार को जब हम बांधते हैं तो टाई बार को बांधते समय एक दूसरे के बीच में क्या दी जाती है, स्पेसिंग दी जाती है। ऐसा नहीं कि सबको एक पे एक बांधते चले तो ज्यादा रेनफोर्समेंट लगेगा। और आपको पता है कि इस टाई बार का उस कॉलम के सामर्थ्य में कोई भी योगदान नहीं होता है। इन टाई बार का सिर्फ एक काम होता है कि यह उस रेनफोर्समेंट को चारों दिशा में क्या रहे, बांधे रहे, ताकि वह अपने मेन पोजीशन से इधर उधर ना हटने पाए। क्लियर है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें एक निश्चित अंतराल देते हैं, एक स्पेसिंग दे देंगे। क्लियर है। तो इसके स्पेसिंग के लिए हम लोग समझते हैं कितनी स्पेसिंग दी जाएगी, इस टाई बार के लिए कितनी स्पेसिंग दी जाएगी। तो स्पेसिंग के लिए कंडीशन समझ लेते हैं कि स्पेसिंग के लिए क्या होगा इस टाई बार के लिए। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या होगा, स्तंभ का न्यूनतम माप। तो क्या है स्तंभ का न्यूनतम माप, यहां था 400। क्लियर है, 400 होगा या 530 होगा, न्यूनतम माप कितना है 400 mm। क्लियर है, 400 mm इसकी क्या हो जाएगी, न्यूनतम। क्लियर है, 400 इसकी क्या हो जाएगी, न्यूनतम माप। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डाया का 16 गुना, जो मेन डाया होगा रेनफोर्समेंट उसका 16 गुना, एडमिन 16 इंटू कितना हो जाएगा 20 था डाया मान लेते हम लोग, कितना 16 होगा 32, 320 mm। और तीसरा पॉइंट होता है 300 mm। अब ध्यान रहे, इन तीनों स्पेसिंग में जो सबसे मिनिमम होगी वही स्पेसिंग हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो यहां से कितनी स्पेसिंग मिनिमम है आपका 300 mm में है। तो हम लिख सकते हैं कि 6 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। इट मीन्स कि यदि हम बांध रहे हैं तो एक जब छल्ला बांधेंगे, टाई बार बांधेंगे, तो उसके डाया के बीच से दूसरे जो छल्ला बांधेंगे उसके डाया के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए, 300 mm होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहां से कुछ और भी पॉइंट समझेंगे। और अब देखिए, अब ये 7 पॉइंट हो गया, हम लोगों ने कॉलम डिजाइन कर लिया। कुछ और भी पॉइंट समझ लेते हैं। 8वां पॉइंट ये समझ लेते हैं कि जो आपका हम चेक करते हैं कि जो कॉलम है वो शॉर्ट है या नहीं, जो कॉलम है वो शॉर्ट है या नहीं। तो शॉर्ट कॉलम चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, शॉर्ट कॉलम को चेक करने के लिए L इफेक्टिव अपॉन D का मान क्या होना चाहिए, 12 से इसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए आ रहा है नहीं, L इफेक्टिव मतलब आप कितना निकाले थे, L इफेक्टिव आप कैसे निकालेंगे, अभी कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि दोनों सिरे क्या है वो फिक्स है। तो वहां से हम लोग निकाले थे 2600। और D का मान कितना है, अब D क्या है, इन दोनों कंडीशनों में जो पारसमाप D होता है, इन दोनों में जो मिनिमम हो, यहाँ मिनिमम क्या है 4। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.5। अतः ये क्या है हमारा, ये क्लियर है कि वो शॉर्ट कॉलम होगा, क्योंकि L इफेक्टिव अपॉन D का मान 12 के मान से क्या आया है, कम आया। क्लियर है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगले पॉइंट के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी लिख लेते हैं कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ई मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन 500 प्लस D अपॉन 30। तो L का मान अभी आप लिखेंगे कितना 2600 अपॉन 500 प्लस D का मान कितना हो गया 400 अपॉन 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18.53 mm। क्लियर है, 18.53 mm। और जो न्यूनतम इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक कंडीशन है कि जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए उसका मान जो है वो 0.05 D से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात इसको आप सॉल्व करेंगे, अर्थात ये भी कहा जाता है कि जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है वो 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के बाद ये देखते हैं इसका मान जो है वो 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं, क्या होगा 0.05 इंटू D का मान
400। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाता है 20 mm। अतः जो है कि जो एक्सियल लोड होगा वो कॉलम पे लग रहा है और इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो कितनी होगी, इतनी। इसका मान 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं इन सारी चीजों को करने के बाद अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के लिए हम ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन सारे जो भी कैलकुलेशन किए हैं उसका एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपकी कॉलम किस तरीके से दिखेगी, उसके साइज क्या होंगे, उसके माप कैसे होंगे, उसके टाई बार्स क्या होंगे, मेन बार्स क्या होंगे। तो अब हम लोग रेक्टेंगुलर माने थे, रेक्टेंगल सेक्शन बना लेते हैं। क्लियर है, हम लोग क्या माने थे, रेक्टेंगल सेक्शन माने थे, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। क्लियर, यहां से थोड़ी सी लेंगे। अब देखिए ये माप कितना आया था, हम लोग कितना माने थे, ये मान आया था हम लोग का 400 mm। इसके कैलकुलेशन के बाद हम लोग का ये वाला मान कितना आया था, 530 mm। क्लियर, इतना पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। और मेन रेनफोर्समेंट बार कितना दे रहे थे, 8 बार दे रहे थे, कितने डाया का, 20 mm का। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। अब ये 8 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, सब ये कितने हैं, 8 mm डाया डैश, सॉरी 8 mm सॉरी यहां से देखिए 8 बार 20 mm डाया। 8 mm डाया नहीं, 8 क्या है, बार है, 8 mm नहीं है। तो 8 बार हैं, कितने mm के हैं, 20 mm के हैं। अब इनको टाई बार के साथ से बांधा जाएगा, तो बांध लेते हैं। तो पहले इन चारों को एक साथ बांधा जाएगा आउटर साइड को, फिर इन चारों को बांधा जाएगा। क्लियर है, इन चारों को इस तरीके से। यदि 8 रेनफोर्समेंट होता है तो हम लोग इस तरीके से बांधते हैं। क्लियर, तो ये जो टाई बार होंगे, ये जो टाई बार होंगे वो कितने होंगे, ये कितने mm के थे, 6 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे। और ये कितना अंदर होंगे, तो कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कवर है आपका वो कितना प्रोवाइड करते हैं, 40 mm। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम का साइड निकाल लिए, उसमें नंबर्स ऑफ मेन बार कितने हैं और उसके टाई बार कितने हैं और कितनी उसकी कवर दी जाएगी। तो ये जो होता है वो आपका कवर होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉलम की डिजाइनिंग कर लेते हैं बाय द लिमिट स्टेट मेथड। क्लियर है सारे पॉइंट, ओके, थैंक यू।